everyone, welcome back to Words and Scope. My name is Prembada, your science teacher, and today in this session, we will be starting with the new fresh chapter that is carbon and its compounds. Yes, तो ये आपका fourth chapter है and this chapter is all about carbon and उसके compounds and their properties and कैसे carbon compound form होता है, right? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में कार्बन का कंटेंट होता है. एवरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज ऑब्वियसली लिविंग एंड हैज कार्बन एज देयर कंपाउंड, एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, राइट. तो वो इस वजह से है क्योंकि कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं एंड कार्बन वो अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से काफी लंबे बॉन्ड्स बना सकता है, जिस वजह से आप देखते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते रहते हैं एंड उसमें कैसे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, लंबे लंबे बॉन्ड्स के साथ प्रेजेंट हैं. एंड ऑल्सो यू माइट बी नोइंग कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, जो और नेचुरली भी वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वो किस वजह से? वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें कार्बन की प्रेजेंस होती है, राइट. उसके अलावा कार्बन की कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, राइट. आपने देखा भी होगा एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि लॉन्ग चेन्स भी फॉर्म कर सकता है. तो बेसिकली कि कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्म कैसे करता है, किस रीज़न की वजह से करता है एंड बाकी एलिमेंट्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ कार्बन ही ऐसा क्यों कर सकता है, तो वो सारी बातें हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. लेट अस फर्स्ट बिगिन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ कार्बन. नाउ carbon is the major chemical of most organic matter from fossil fuels to complex molecules DNA and RNA. So basically क्या है, कार्बन क्या है, मेजर केमिकल. मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें बेटा मेजर केमिकल कंटेंट कौन सा होता है, कार्बन होता है, राइट. ये एक चीज हो गई, राइट. अगर आप चाहे बात कर लो फॉसिल फ्यूल्स की. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि कितने आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जमीन को डिग करते रहते हैं एंड उनको बहुत पुराने पुराने अवशेष मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, एनिमल्स के मिल जाते हैं, समटाइम्स डायनासोर्स के मिल जाते हैं, समटाइम्स एंशिएंट पीपल के मिल जाते हैं जो काफी साल पहले जिंदा थे. तो वो सब किस वजह से बेटा, वो किस वजह से वो ढूंढ पाए या उनको कैसे पता चला कि वो लिविंग थे किसी जमाने में? Only and only because of the carbon, the presence of carbon in them, right? से लेके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इवन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, चाहे आप बात कर लो डीएनए. डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रेजेंट होता है मोस्टली ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, राइट. वो क्या होता है? डीएनए. उसके अलावा है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको जनरली आप देख लेते हो वायरसेस में, ठीक है, या आपको वायरसेस में देखने को मिल जाते हैं आरएनए. नाउ उसके अलावा बेटा मैंने आपको जैसे बात बताई थी दैट कार्बन फॉर्म्स इन्यूमरेबल कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट्स, कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके. ये कार्बन का नेचर है, ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, ठीक है. सी बट द अर्थ्स क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. अब ये भी सोचो बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उन सभी में मेजर केमिकल कंपोनेंट कार्बन का है. इवन डीएनए एंड आरएनएज में भी कार्बन का कंपोनेंट है. लेकिन सोचने वाली और हैरानी वाली बात यह है कि अगर आप अर्थ क्रस्ट में देखो तो सिर्फ 0.02% कार्बन ही प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स. वो भी किस टाइप ऑफ मिनरल्स? कार्बोनेट्स. या तो कार्बन कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, या तो वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, कोल की फॉर्म में है, पेट्रोलियम के फॉर्म में है. तो इन सब चीजों में, इन सब मटेरियल्स में, सब्सटेंसेस में, मिनरल्स में, आई वुड रादर से, किसकी प्रेजेंस है? कार्बन की प्रेजेंस है. एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑन टॉप ऑफ इट
0.02% तो अर्थ क्रस्ट में है एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है कार्बन। मतलब इतना कम नंबर है कार्बन का, स्टिल ये कितनी हैरानी की बात है कि सभी ऑर्गेनिक मैटर्स में कार्बन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, राइट? ऑल राइट, नाउ मोस्ट ऑफ आवर फूड कंटेन्स वेरियस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब खाने में हम खाते क्या क्या हैं? खाने में जैसे हमने पल्सेस ले ली एंड राइस हो गया, उसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है? तो बेटा ये जो आप डेली बेसिस पे हम जो खाना खाते हैं उसमें मैक्सिमम फूड आइटम्स जो आप देखोगे अपने घर पे, उन सभी में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है? फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये कोल एंड पेट्रोलियम आपको कहाँ से मिलते हैं? आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। जब कोई भी मटेरियल या कोई भी मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल हो, अगर वो मर गए, लेट्स सपोज दे डाई बिकॉज ऑफ समथिंग, तो उनके ऊपर बेटा वो जमीन के अंदर क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा सॉइल फॉर्मेशन के बारे में कि सॉइल फॉर्म होती रहती है, पतली पतली लेयर हर साल फॉर्म होती रहती है, बिकॉज किस वजह से? विदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से। तो सॉइल फॉर्मेशन होने की वजह से और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, दे कीप ऑन गेटिंग कंप्रेस्ड इन द अर्थ क्रस्ट, वो दबते चले जाते हैं एंड हाई कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि बेटा अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती ज्यादा, राइट? तो ऐसे कंडीशन में दे गेट हाईली कंप्रेस्ड एंड हाईली कंप्रेस्ड होने की वजह से दे आइदर फॉर्म कोल और पेट्रोलियम। क्लियर? उसके अलावा बेटा मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स आर कार्बन कंपाउंड्स। उसके अलावा आप देखो, ये ले लो बेटा, कॉटन, सिल्क, वूल, इन सभी में क्या होता है? कार्बन कंपाउंड होता है। इसका कहने का मतलब है कि बेटा हम जो हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही है ना, हमारी लाइफस्टाइल ही किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? कार्बन या तो उसके कंपाउंड्स के अराउंड। मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कार्बन की हमारी लाइफ में, राइट? सो कार्बन कंपाउंड्स प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइव्स। इससे हमें यही पता लगा बेटा कि डेली लाइफ में हमें कितनी रिक्वायरमेंट है कार्बन कंपाउंड्स की। इसके बिना हमारी लाइफ क्या है? इट इज हाफ ऑफ आवर लाइफ। यस, तो एक एक्टिविटी देख लेते हैं बेटा फटाफट, ठीक है? एक एक्टिविटी है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप घर पे आराम से कर सकते हो। तो प्रोसीजर देखते हैं पहले इसका। सो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। सुबह से आपने जो कुछ भी खाया हो वो आप सोचो, उसकी लिस्ट बनाओ कि क्या क्या आपने खाया है, ठीक है? आपने खाया होगा, राइस खाया होगा, या तो आपने चपाती खाई होगी, या आपने कोई फ्रूट खाया होगा, आइदर यू माइट हैव हैड सम वेजिटेबल और मिल्क। यस, सो कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल। आपने क्या करना है कि आपने टेबल बनाना है, आप ये बना सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। आप कंपेयर करिए फूड आइटम्स, ठीक है? द रीजन ऑफ कंपेरिजन इज कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो डेली लाइफ में फूड आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक ऑन अ डेली बेसिस, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, किसकी अमाउंट आपको ज्यादा नजर आती है। सो इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। ठीक है, आपकी टेबल गिवन है, उसमें आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार नोट डाउन कर लिया, लेट्स सपोज आपने राइस ले लिया, आपने पल्सेस ले ली, आपने वाटर ले लिया, मिल्क ले लिया, फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल्स ले लिए। तो बेटा अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसका एक टेबल फॉर्म करके, ये टेबल आपने खुद फॉर्म करना है, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म, राइट? एंड उसमें आपने ऑब्जर्व करना है कि आइटम्स किसके किसके बने हैं, ठीक है? तो व्हेन वी मेक द टेबल, तो द ऑब्जर्वेशन दैट वी गेट जनरली इज एक्सेप्ट फॉर वाटर एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, पानी और कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने का जो बर्तन है, ठीक है, उसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल्स दैट यू यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इनके अलावा जितने आप मटेरियल यूज करते हो या खाते हो, वो सभी के सभी कार्बन एंड उसके कंपाउंड से बने होते हैं, राइट? ये बेसिकली हमारी एक्टिविटी थी, ये हमने बेसिकली इस एक्टिविटी से फाइंड आउट किया है।
अब आते हैं अपने मेन केमिस्ट्री वाले टॉपिक पे, जो हमारी काम की चीज है, ठीक है, इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। अब बात आती है कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या हम इतना हाइप दे रहे हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हम सारी चीजें खाते हैं वो भी कार्बन की होती हैं, हम पहन रहे हैं वो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, सारे ऑर्गेनिक मैटर्स में कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो क्यों है इसकी वाहवाही इतनी क्यों है कार्बन की? तो बात करेंगे बेटा, इस टॉपिक से समझ में आएगा हमें कि बॉन्डिंग कैसे होती है इन कार्बन। तो बेसिकली हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, या उससे पहले भी आप प्रीवियस चैप्टर्स में भी, इवन 9th क्लास में आपने सुना होगा अबाउट आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बारे में सभी ने सुना है, आयनिक बॉन्ड समझ में भी आया था आपको, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी ब्रीफ में पढ़ा था इसके बारे में। तो आयनिक बॉन्ड बनता था गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आइदर यू गेन इलेक्ट्रॉन, आइदर द मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो आयनिक बॉन्ड बनता था। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन में जिस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयनिक बॉन्ड नहीं होता, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब बात आती है बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लो दैट मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड की, तो हमने ये चीज देखी थी कि आयनिक बॉन्ड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड आयनिक बॉन्ड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों थे? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई उनमें वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। लेकिन अगर आप यहां पे देख रहे हो कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सब पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। रीजन बीइंग, ये इसका अपोजिट हो गया कि अगर आयनिक बॉन्ड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिंस दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस कार्बन कंपाउंड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। क्लियर? रीजन एक है, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, विच इज वेरी अनलाइक और विच इज वेरी मच अपोजिट टू द आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आपने देखा था बेटा गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे ना तो गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन, ना ही लूज होते हैं, शेयर होते हैं बेटा। जो बॉन्डिंग कार्बन में फॉर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होती है। एंड सोचो कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन शेयर ही हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग हो ही रही है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से बचे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर में है। तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर? उसके अलावा कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू ionic compounds because the forces of attraction between these molecules are not strong. कार्बन के जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली जो बात कर रहे हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है बेटा, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। इस वजह से ये कार्बन कंपाउंड्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, सिंस उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है एंड दे आर सॉलिड्स, राइट? नाउ दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम बात कर चुके हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स ये अच्छे नहीं होते, सिंस दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Hence, the bonding in these compounds does not give rise to any ions. Ions ही नहीं होते। क्यों नहीं होते आयंस? क्योंकि सब तो शेयर हो गए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई आयन बचा नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं, और कंडक्ट किया नहीं तो दे बिकम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो ये कुछ आपने पढ़े हैं दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, राइट? अब क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन से ही शुरू करेंगे बेटा। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होता है 6। नहीं याद है तो याद रख लो, क्योंकि आपका सारा चैप्टर ही कार्बन के अराउंड
रिवॉल्व कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का याद होना इज मस्ट। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है कार्बन की 2,4। कैसे बनती है? ये है बीच में न्यूक्लियस, ठीक है जी, एंड मैंने आपके 2 शेल्स बना दिए इधर। पहले वाले शेल में आता है 2 इलेक्ट्रॉन। सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखो तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में 8 होते हैं, बट क्योंकि यहां पे टोटल ही 6 है एटॉमिक नंबर, तो इसके जो आउटर मोस्ट में कितने आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कार्बन के। ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में ड्रॉ कर दिए। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2n4। कहने का मतलब है आउटर मोस्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इस हिसाब से बेटा वैलेंसी कितनी बनी कार्बन की? वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से कार्बन की वैलेंसी क्या बनती है? 4 बनती है, ठीक है। तो 4 बनती है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? मैंने आपको बोला था कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसका या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। यहां पे ड्यूप्लेट का तो कोई चांस है नहीं, तो बनेगा ऑक्टेट यहां पे। तो अगर तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें मैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? तो लेट मी ऐड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके ये 8 बनेगा, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होएगा, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करना चाहिए इसको? 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहिए? क्योंकि नंबर सेम है, तो ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना है? यही कंफ्यूजन होती है। दिस इज द ओनली कंफ्यूजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहां पे जो कार्बन होता है वो बहुत स्मार्ट खेलता है। द कार्बन इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार ये तो मेरा घाटा है, चाहे मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं चाहे मैं इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा हूं। तो कार्बन मेक्स अ वेरी गुड डिसीजन। वो चुपचाप कहता है कि भाई आई विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, बात ही खत्म। मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दे देता हूं, तुम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे को दे दो, तो हम दोनों के 8-8 कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो क्या करता है दूसरे एलिमेंट के साथ? क्या करता है? इट मेक्स अ डील दैट यू शेयर योर इलेक्ट्रॉन, आई विल शेयर माय इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ऑक्टेट बोथ द एलिमेंट्स, राइट। सो इस केस में बेटा ना तो ये गेन कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना तो ये लूज कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से कार्बन शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द रीजन कार्बन शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई कार्बन फॉर्म्स द व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे इसी वजह से आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होते। द ओनली बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन द कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स इज द कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब आप बोलोगे कि मैम यहां पे गेन और लूज क्यों नहीं हो पा रहा? कार्बन क्यों नहीं ले सकता 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्यों नहीं लूज कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन्स? तो उसका भी रीजन है हमारे पास कि अगर तो इसको ये गेन और लूज करना होता इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता? सो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. मुझे पता अभी आपको समझ नहीं आया होगा. So let me tell you that electrons are is equal to proton. ये तो सभी को पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब कार्बन के पास है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो उस हिसाब से प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 6 होंगे. तभी ये बैलेंस होएगा. तभी एटम बैलेंस्ड होता है बेटा. जितने नेगेटिव होते हैं उतने पॉजिटिव होते हैं, तभी बैलेंसिंग होती है. अगर एक नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, एक पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा. एटम बैलेंस नहीं हो पाएगा, एलिमेंट ही बैलेंस नहीं हो पाएगा. इसी वजह से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स है बेटा आउटर मोस्ट में कितने हो गए हैं? 4. ये 4 आ गए, लेकिन प्रोटॉन्स क्या है? 6. अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है.
आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसमें मैं और 4 ऐड कर दूं तो ये तो 10 हो गए। प्रोटॉन्स कैसे होल्ड कर पाए बेटा, प्रोटॉन्स तो ऑलरेडी 6 हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये तो 10 हो गए, फिर तो 10 हो गए। समझ आया? तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना ये बहुत मुश्किल है कार्बन के लिए, ये अनस्टेबल बना देगा कार्बन को। तो ये वाली बात तो गायब होगी, ये आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, राइट। अब दूसरा केस, it could lose 4 electrons forming C4 positive cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding on to just 2 electrons. अब अगर let's suppose 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स हैं, 2 4, अब ये बोल रहा है कि या तो ये लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो चलो मैंने हटा दिया यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन हटा दिए क्योंकि इसने लूज कर दिया। तो अब ये भी अनस्टेबल हो गया कि प्रोटॉन्स खाली 6 बचे और इलेक्ट्रॉन्स बस 2 बचे। इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना बेटा आउटर मोस्ट में, तो आउटर मोस्ट में कहां हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स, तो ये तो कहीं भी नहीं है, तो आसपास भी नहीं है कि ये बैलेंस हो पाए। ऑक्टेट तो कहीं से भी कंप्लीट नहीं हो रहा। ऊपर से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लूज किए हैं बेटा, 4 जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं उसमें इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉन्स हटाना उस एटम से बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए, क्लियर। तो ये भी दिक्कत है। अच्छा ये भी पॉसिबल नहीं है, पहले वाला भी केस पॉसिबल नहीं था, उसमें 10 हो जा रहे थे, ये भी केस पॉसिबल नहीं है, इसमें सिर्फ 2 बच जा रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, क्या ऑप्शन बचता है? तो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को कार्बन क्या करता है, वो चूज करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो या तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या तो कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्लियर। तो ये इस हिसाब से काम चलता है, तभी बैलेंसिंग हो पाती है, तभी ऑक्टेट कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो अब देख लो बेटा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सबसे पहली बात, इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो यहां पे ये पॉइंट तो मिस होना ही नहीं चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में ये सबसे पहले करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फर्स्ट थिंग। नाउ ईच एटम कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। इक्वल नंबर अगर नहीं होता शेयर तो बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है, कि जितना इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है दूसरे एलिमेंट के लिए, उस एलिमेंट को भी उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन बस 1 ही कर रहा है। नो, अगर कार्बन 1 कर रहा है तो हाइड्रोजन को भी 1 करना पड़ेगा, कार्बन 2 कर रहा है तो अगले एलिमेंट को भी 2 करना पड़ेगा, राइट। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बहुत जरूरी है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर। उसके अलावा these shared electrons form common pairs or shared pairs which belong to the outermost shells of both the combining atoms, ठीक है। एंड शेयरिंग किसके बीच में हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है बेटा आउटरमोस्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। एज आई हैव टोल्ड यू कि कार्बन के आउटरमोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे एलिमेंट के आउटरमोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अंदर वाले इनर मोस्ट शेल्स में शेयरिंग नहीं होती, आउटर मोस्ट शेल में शेयरिंग होती है। तो ये पॉइंट आपने लिखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर कि फॉर्मेशन होती कैसे है कोवेलेंट बॉन्ड की, क्लियर। ऑलराइट, डेफिनेशन देख लो अब, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके बीच में या ऐसे एटम्स
जिनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एटम्स क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट। ऑल राइट, नाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी फॉर्मेशन ऑफ आपने कंपाउंड देख, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। अब जब आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हो, अब जब बारी आ गई शेयर करने की इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए भी मैं आपको एक सबसे इजी एग्जांपल बताऊंगी हाइड्रोजन के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूं। तो व्हाइल यू आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो बाउंड्रीज शुड इंक्लूड, बाउंड्रीज तो इंक्लूड होनी चाहिए। कैसे, लेट मी टेल यू। हाइड्रोजन का एक एलिमेंट मैंने ड्रॉ किया, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक। फिर मैंने दूसरा हाइड्रोजन लिया, उसके भी आउटर मोस्ट में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, लेकिन दोनों अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में, तो हमें बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है। तो यहां पे बाउंड्रीज होनी चाहिए। बाउंड्रीज में क्या क्या होना चाहिए शेयरिंग के टाइम? सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रही हूं, तो यहां पे मैंने सिंबल ऑफ एलिमेंट ले लिया है। पहली चीज ये बात हो गई। इट्स ओन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अपने खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया, अपना खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। ठीक है, ये बात भी हो गई। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम्स विच इट इज शेयरिंग, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। कैसे? ऐसे। दूसरा एलिमेंट आपने बाउंड्री में नहीं लेना है, आपने ये नहीं करना है, ये अगर आपका हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कोई नहीं ड्रॉ करेगा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। बाउंड्री ऐसे ही ड्रॉ करनी है बेटा, आप उसको थोड़ी लेके आ रहे हो, एलिमेंट थोड़ी लेके आ रहे हो, आप तो उसका आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो आप सारा एलिमेंट थोड़ी लेके आ जाओगे। तो अगर आप देखो तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गया स्टेबल। अब दूसरा हाइड्रोजन भी यही करेगा, सेम चीज। बाउंड्री क्या इंक्लूड करनी चाहिए? सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया, अपना खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। तो ये इस हाइड्रोजन के भी पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये आपको समझ में कैसे आ रहा है? बाउंड्री से। इस बाउंड्री के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। इस वाली बाउंड्री के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो दोनों ने क्या किया है? ना तो गेन किया है, ना तो लूज किया है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो क्या बना लिया बेटा? ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। क्लियर? ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब देखो यहां पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने किया है शेयर, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हाइड्रोजन ने भी किया है। तो हमारी ये वाली बात भी प्रूव हो गई कि शेयरिंग हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होनी चाहिए। इसने भी एक कर दिया, इसने भी एक कर दिया, होगी शेयरिंग, बन गया। फिर मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये जाके स्टेबल हो गया क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अच्छा, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कई बार मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म हो जाते हैं। कभी आप देखोगे कि डबल बॉन्ड्स हो गए, कभी आप देखोगे कि ट्रिपल बॉन्ड हो गए। तो डबल बॉन्ड आपको ऐसा नजर आएगा, सॉरी ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, जस्ट अ सेकेंड। डबल बॉन्ड आपको ये नजर आएगा, ये डबल बॉन्ड है, एंड ट्रिपल बॉन्ड आपको ये दिखेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो कई बार आप जब देखोगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो आप बॉन्डिंग देखोगे तो कई बार डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म हो जाता है। तो इनमें से बेटा जो एक बॉन्ड होता है ऊपर वाला बॉन्ड, वो सिग्मा हम उसको बोलते हैं, और दूसरे वाले को पाई बोलते हैं। ठीक है,
लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें ऊपर वाला सिग्मा होता है और नीचे वाले दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है जी, क्या नाम लेते हैं? सिग्मा और पाई बॉन्ड। और इसमें आप लेते हो सिग्मा पाई पाई, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि जब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो आउट ऑफ विच वन इज सिग्मा एंड अनदर वन इज पाई बॉन्ड, राइट। ये हो गई आपकी मल्टीपल बॉन्डिंग के केस में। सिंगल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन जब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की आप बात करते हो तो एक सिग्मा दूसरा पाई, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हो तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स बनते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग सम एग्जांपल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अभी तक हमने इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे बाय फॉर्मिंग वेरियस कंपाउंड्स, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा देती हूं एक बार, दैट हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, एंड दे बोथ आर अनस्टेबल। तो यहां पे एज यू कैन सी कि सेकेंड डायग्राम में यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड हियर, कि इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इट इज फाइनली फॉर्मिंग H2 मॉलिक्यूल्स, राइट। अब ये देखो, इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन दी टू एटम्स। इट मींस, कहने का मतलब ये है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं, इट मींस इट फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बॉन्ड है, ठीक है। इसका मतलब एक बॉन्ड में जो एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसा आपको दिख रहा है इसमें, तो एक जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। वन बॉन्ड इज इक्वल्स टू टू इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में अब कैसे होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो देख लेते हैं। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी वो क्या बनी? 287, क्लियर। तो 287 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बेटा क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 7 है, ठीक है। और कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट में? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एक आपको ये दिख रहा है बेटा, डायग्राम बना हुआ, ठीक है। ये बना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूं। ये क्लोरीन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक और क्लोरीन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अब देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बाउंड्रीज बनाते हैं तो उसमें सिंबल ऑफ एलिमेंट, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन एंड एक और इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा है दूसरा एलिमेंट, क्लियर। सेम गोज विद दिस क्लोरीन। यहां से भी हमने बॉन्डिंग स्टार्ट की तो ये यहां पे आके रुक गया। इसमें आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी आप बाउंड्री बना रहे हो तो आपने दूसरे एलिमेंट का सिंबल नहीं रखना है, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आप शेयर कर रहे हो वो रखना है। तो आप काउंट कर ले बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। वहां से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन, इस क्लोरीन के भी हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के भी हो गए, तो ये क्या हो गई? शेयरिंग। तो क्या बना बेटा? Cl2 मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अच्छा, जब बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा दो सिमिलर एटम्स के बीच, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे बेटा एटम्स को हम कहते हैं होमो एटम्स, ठीक है। सेम एटम्स, क्लोरीन हाइड्रोजन, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्लियर। अच्छा, तो अब अगर मैं बॉन्ड वैसे दिखाऊं तो क्लोरीन का के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हो गया। अच्छा, इसमें आपको फर्दर
कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खाली नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे सारे आपस में शेयर हो गए। ठीक है, तो यहां पे मैं एक चीज और आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं। पहली बात तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सिंगल बॉन्ड। उस सिंगल बॉन्ड को मैंने बोल दिया है सिग्मा बॉन्ड। उसके अलावा एक और बेटा टर्मिनोलॉजी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूं, वो है जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और वो किसी के साथ शेयर ना कर रहे हो लेकिन पेयर्स में ही हो, ठीक है, तो ऐसे पेयर्स को बोलते हैं बेटा लोन पेयर्स। लोन पेयर्स, ठीक है, ऐसे पेयर्स को हम क्या बोल देते हैं? लोन पेयर्स। जो प्रेजेंट तो हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, लेकिन पेयर में प्रेजेंट है, सिंगल नहीं प्रेजेंट है, पेयर में, तो वो हो गए लोन पेयर्स। ठीक है, और जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है जैसे क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में, तो ये हो गए बॉन्ड पेयर्स। राइट, तो जब आप किसी एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, किसी का अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, बॉन्डिंग दिखा रहे हो, तो उसमें आप ये चीज मेंशन करते हो। जैसे क्लोरीन में क्या है? वन बॉन्ड पेयर है, वन बॉन्ड पेयर है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है जिसकी शेयरिंग नहीं हुई है, तो जीरो लोन पेयर्स हैं, जीरो लोन पेयर्स हैं, एंड वन सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एक ही बॉन्ड पेयर है, एक ही बॉन्ड है, तो वही सिग्मा बॉन्ड है। तो आप इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखते हो। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर बन गया क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, जीरो लोन पेयर है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और जो बॉन्ड पेयर बना है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? अब करते हैं बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक, ये भी होमो एटम है। ठीक है, अब ऑक्सीजन में बेटा आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 2 6। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम? यहां देख लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बना बेटा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आपने पीछे क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स लगाए? ठीक है, वो इसलिए नहीं लगाए हैं बेटा क्योंकि आपने शेयरिंग तो आगे वाले के साथ करनी है, तो आप प्लेसमेंट आप कर सकते हो, आप प्लेसमेंट आगे कर सकते हो क्योंकि आपने पेयरिंग दिखानी है। ठीक है, तो यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम ने एक जगह डॉट लगाया, एक जगह क्रॉस लगाया तो बेटा दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन इसलिए की है क्योंकि आप दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, इसलिए डिफरेंट तरीके से बस रिप्रेजेंट किया है ये भी इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? तो अब आ जाती है बेटा बॉन्डिंग की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाया जाए। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए क्योंकि ये 6 हैं, इसको 2 और चाहिए, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। सेम दूसरा वाला ऑक्सीजन भी करेगा, यहां से इसकी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और वापस चला गया। इसके इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कौन सा मॉलिक्यूल बन गया बेटा? O2। ठीक है, O2 बन गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हो गए एक बॉन्ड, ये हो गया दूसरा बॉन्ड। क्लियर? ये हो गया दूसरा बॉन्ड। ऑल राइट, अब इसमें यहां पे देखो पूरा स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो यहां पे भी है एक, इधर भी है और इधर भी है, यहां क्रॉस लगाया, इधर क्रॉस लगाया, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर मुझे अब डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी बेटा? यहां पे कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 2 बॉन्ड पेयर्स। और मैंने आपको डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में क्या बताया था? एक बॉन्ड हो गया सिग्मा, दूसरा हो गया पाई, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। अब इसमें अब इसमें देखो कुछ पेयर्स आपको ऐसे भी नजर आ रहे होंगे जिन्होंने आपस में शेयरिंग नहीं की है।
बट दे आर पेयर्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कौन से हैं? एक पेयर ये 1 2 3 4, तो ये हो गए 4 लोन पेयर्स। इन्हीं को लोन पेयर्स बोलते हैं बेटा जो आपस में बॉन्ड नहीं कर रहे, जो आपस में बॉन्ड नहीं कर रहे। अच्छा, पिछले वाले में भी क्लोरीन में बेटा लोन पेयर्स थे। जस्ट अ सेकेंड, पिछले वाले क्लोरीन में भी लोन पेयर्स थे। लेट मी टेल यू कैसे थे, वो बता देती हूँ मैं आपको। Cl2 में वो बेटा 1 2 3, ये देखो 1 2 3, ये मैं ड्रॉ करना भूल गई, दैट इज वाई आई गॉट कंफ्यूज अ लिटिल, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये। तो यहां पे भी लोन पेयर्स बेटा 1 2 3 4 5 6, आपने पेयर्स ही देखने हैं, तो यहाँ पे 6 लोन पेयर्स हैं। इधर पे कितने लोन पेयर्स बन रहे हैं? 6 लोन पेयर्स बन रहे हैं, 6 लोन पेयर्स। क्लियर? वो समझ में आ गया आपको? कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं जो आपस में शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पेयर्स में प्रेजेंट है। अब आप सोचोगे कि मैम आपने तो कहा था कि आयनिक कंपाउंड्स वाले जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे पेयर डबल पेयरिंग हो चुकी है, यहाँ पे डबल पेयर्ड है वो आपस में, ये इसके साथ पेयर्ड है, ये इसके साथ पेयर्ड है, ये इसके साथ पेयर्ड है। क्लियर? वो मैंने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं किए थे इस वजह से, बट यहाँ पे 6 लोन पेयर्स हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इधर पे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो जब ऑक्सीजन आप मॉलिक्यूल ड्रॉ करोगे O2 मॉलिक्यूल, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और वो ऐसे फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है? क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा। ट्रिकी इस वजह से है कि जो आप इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट करते हो, ठीक है, वो मैं आपको समझा देती हूं कैसे। अब आपको पता है बेटा H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में 1 ही है, इसमें 2 और 6 है। ठीक है, अच्छा अब मैं देखो पीछे मैंने सबसे बीच में ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन मैंने एक यहां लिख दिया, एक मैंने हाइड्रोजन यहां लिख दिया। क्लियर? अब ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूं। तो ये मैंने बना दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब आता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां प्लेस करूं। तो या तो मैं कर दूं 5 6, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन रह जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ पेयर करेगा? राइट? या तो मैं अगर उस तरफ बना दूं, अगर मैं यही सेम चीज यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दूं, तो ये वाला हाइड्रोजन रह जाएगा। तो मैं क्या करूंगी कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया, ताकि एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड कर जाए, एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड कर जाए। ठीक है, बट फिर आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आपने पेयर में ही लिखने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते हैं तभी स्टेबल होते हैं। एक बात याद रखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ये बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में रहेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है तो वो अनस्टेबल है। बट आप सोचोगे कि मैम यहां तो आपने एक ही इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये कैसे पेयर हो सकता है? तो बेटा इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस वजह से लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पेयर करेगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन भी करेगा। क्लियर? तो कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले इजी वाला हम कर लेते हैं। हाइड्रोजन को सिर्फ आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये मैंने देखो हाइड्रोजन पेयर कर दिया, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सेम मैंने ये दूसरा वाला हाइड्रोजन भी कर दिया पेयर, कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी हो गया पेयर। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 हैं, कितने इसके पास? 6।
तो मैं स्टार्ट करती हूं 1 2 3 4 5 6, ये मैंने ले लिया 7वां इलेक्ट्रॉन और फिर मैंने ले लिया 8वां इलेक्ट्रॉन, राइट। अब मैं काउंट करती हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मेरे इस बाउंड्री में ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस हिसाब से अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरा बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब इसके डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं बेटा। कितने बने हैं बॉन्ड पेयर्स, इसके बॉन्ड पेयर्स बने हैं 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स, और 2 ही सिग्मा बॉन्ड भी हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, क्योंकि यहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। क्लियर, 2 बॉन्ड पेयर्स बन गए, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स जिन्होंने पेयरिंग नहीं की है 1 2, तो क्या हो गए, 2 लोन पेयर्स हो गए। आप इसको पेयर में काउंट कर रहे हो, 2 लोन पेयर्स हो गए। समझ में आ गया, ये आपका H2O मॉलिक्यूल बन गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कर ली उसको स्टेबल करने के लिए। क्लियर। अब आगे देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे करोगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, पहले तो आप ये देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2 5। इसका मतलब आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। एटॉमिक नंबर है 7। इसके लिए बेटा आपको एटम्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में भी ये बात बताई थी, नहीं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आई। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 5। क्लियर। तो अब मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाती हूं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 मैंने नाइट्रोजन ले लिए हैं। क्लियर। तो अब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। ठीक है, तो मैं कैसे कर रही हूं, 1 2 3 4 5। अब आप सोचोगे कि मैम ने आपने ये क्या ड्रॉ कर दिया, आपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ड्रॉ कर दिए। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर मैंने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है एंड 1 2 3 4 5 ड्रॉ करती हूं, लेट्स सपोज मैंने 5 ड्रॉ कर दिया यहां पे, तो बेटा यहां से मैं बॉन्डिंग कैसे कर पाऊंगी, यहां से मैं दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कैसे बना पाऊंगी, और ये तो अकेला रह गया, फिर तो ये अकेला रह गया ना। क्लियर। और इसको चाहिए कितने, जैसे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस आउटर मोस्ट में 5 हैं, तो कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 5 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो बेटा अगर मेरी प्लेसमेंट ये है तो मुझे यहां से 3 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है यहां से 3 इलेक्ट्रॉन मिलना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये वाली प्लेसमेंट करूंगी ताकि मैं सामने 3 इलेक्ट्रॉन्स रखूं, ताकि मुझे वहां से 3 इलेक्ट्रॉन मिल पाए। तो इसलिए मैंने ये प्लेसमेंट की है कि मैं इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन हटा दूंगी तो मेरी 3 की कंप्लीशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट में 5 है और चाहिए कितने, 3 और। राइट। तो यहां पे भी मैं वही काम कर दूंगी बेटा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगी। तो नाइट्रोजन में सिंबल ऑफ एलिमेंट उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या बन गया, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। एक नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सेकंड में भी वही होगा, ये नाइट्रोजन का सिंबल ऑफ एलिमेंट उसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस नाइट्रोजन के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया था, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ दोनों नाइट्रोजन के बीच में, तो कितने हैं बेटा पेयर्स, 3 का पेयर है, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। मैंने आपको डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाली बात समझाई थी। क्लियर। अब आप इसके डिस्क्रिप्शन लिखो, और क्या रह गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, लोन पेयर्स, एक लोन पेयर इधर रह गया, एक लोन पेयर यहां पे है। ठीक है,
तो कितने बॉन्ड बने बेटा? 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए। 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 दिख रहे हैं सभी को। इसमें से 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं एंड 2 ही लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता देती हूं कि 3 बॉन्ड पेयर्स मतलब 3 बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। इनमें से एक मैंने आपको बताया था नाम सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी के जो ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए। और लोन पेयर्स वो पेयर्स हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन शेयर नहीं किया है। तो वो लोन पेयर्स कितने हैं? 1 2, 2 लोन पेयर्स हो गए। क्लियर? अब जो आपका मॉलिक्यूल बना है बेटा N2, ये बात याद रखना है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, उसका रीजन आपने देख लिया है क्यों। क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, और ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इधर, राइट? और ऐसे बनता है जो मैंने आपको दिखाया है। क्लियर? अब बेटा यहां देखो सल्फर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सल्फर पॉलीएटॉमिक होता है। इसके 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 8 एटम्स, 8 एटम्स के साथ कंबाइन करता है, और ये ऐसे कंबाइन कर रहा है, राइट? तो S8 है, ठीक है। सल्फर में अब आप देख लो बेटा 1 2 3 4 5 6 16 एटॉमिक नंबर है तो 286, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है। 6 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। आउटर मोस्ट में कितना है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? सल्फर की वैलेंसी होती है 6, इसको चाहिए कितने? 2 और। होता है ये पॉलीएटॉमिक है। तो आप इसको क्या करोगे? सल्फर को 8 आपने मॉलिक्यूल में अरेंज कर दिया। 8 मॉलिक्यूल में अरेंज करने के बाद आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप शेयर कैसे कर रहे हो? ये प्लेसमेंट करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स डालने के बाद मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूं। तो ये बना कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने 8 एटम्स अरेंज कर दिए सल्फर के। आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने, मैं कैसे बनाऊंगी? 1 2 3 4 5 6। ये इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे को इस सल्फर के बनाने हैं, मैं कैसे बनाऊंगी? 1 2 3 4 5 6। ये इस सल्फर के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे इस सल्फर के बनाने हैं, फिर मैं कैसे बनाऊंगी? 1 2 2 3 4 5 6। ये इस सल्फर के हो गए। अब ये वाला सल्फर मैं बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6। ये इसके हो गए। अब यहां मैं ड्रॉ करूंगी 1 2 3 4 5 6। ये इस सल्फर के हैं। अब इसके ड्रॉ करूंगी मैं 1 2 3 4 5 6। ये इसके ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6। ये इसके ड्रॉ हो गए। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6। तो अभी तक मैंने इस स्ट्रक्चर में हर सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और मैंने अपना डायरेक्शन क्या रखा है कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में प्लेस कर रही हूं ताकि आगे वाले सल्फर शेयर कर पाए, आगे वाला सल्फर शेयर कर पाए। कैसे? मैं वो बता देती हूं आपको कैसे। तो सबसे पहले आप देखो 1 2 3 4 5 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 और चाहिए, 7 8। तो इस वाले सल्फर का इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब इस सल्फर को चाहिए बेटा, इस सल्फर को चाहिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, 2 और चाहिए, तो ये ऊपर वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कैसे होएगा?
अब इसको भी क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने सल्फर को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इससे ले लेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इससे ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से शेयर कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां से शेयर कर लिया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसने पीछे वाले से सल्फर से शेयर कर लिया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इधर आ गया। तो ये आपका एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है। एसिड मॉलिक्यूल में आपने देख लिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रही है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने सभी सल्फर के ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि हर सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। हर सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे हो रहे हैं वो आप ऐसे मेक श्योर करोगे। क्लियर? आपने काउंट करना है हर सल्फर के कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं या नहीं। क्लियर? और ये आपका ऐसे क्राउन टाइप आपका ये शेप बनता है एसिड मॉलिक्यूल का। ठीक है? अगर आप बॉन्ड फॉर्म करते हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होती है। तो इसको अगर आप काउंट करो बेटा तो आपके बनेंगे 8 बॉन्ड पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉन्ड पेयर्स बन गए। 16 लोन पेयर्स बन गए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये दिख रहा है सभी को? 16 लोन पेयर्स फॉर्म हो गए एंड 8 ही सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए। 8 सिग्मा बॉन्ड कैसे? ये भी सिग्मा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए। ये आपकी डिटेल होगी। क्लियर? ऐसे एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। मतलब आपने ये मेक श्योर करना है वाइल फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड कि सभी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए और वो इस तरीके से होंगे। एसिड मॉलिक्यूल आपको पेपर में भी आ सकता है, इसलिए प्लीज इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है? ऑलराइट, यस। तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स इन होमोएटॉमिक। जनरली होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, वो क्या होते हैं, लोन पेयर्स क्या होते हैं, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रूल्स क्या होते हैं, वो आपने याद रखना है। अगर आप ऐसे नहीं रूल फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्लियर? सो यस, बाकी के जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। राइट? टिल देन कीप स्टडीइंग। इस लेक्चर को बार बार देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। राइट? सो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।